हम नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ हार्मोन से आगे और देखते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या काम करता है। यहाँ तक कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन, क्लियर है? ओके जी, अगर क्लियर हो गया तो रिलीज नहीं होता। इस वजह से अब देखें बच्चों, अब हम थायराइड हार्मोन आपका डिस्कस करने लगे हैं। थायराइड हार्मोन को डिस्कस करने से पहले सब वो करवा दूंगा तुम्हारा, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक एमबी का छोटा सा टॉपिक लेके खड़ा हुआ है, इतना जो कर रहे हैं वो तुम्हारी माइंड में नहीं आ रहा। पॉइंट पे है, वो करवा दूंगा, तुम्हारी एंड ऐसे खत्म नहीं होगी। मतलब ओ, अब मैं क्या कहूँ। अच्छा जी, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर मतलब कि अब हम देखेंगे थायराइड की प्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से आपका थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो आता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है तो यहाँ से आपका टीएसएच की प्रोडक्शन करवाता है। ये टीएसएच जब आपके प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या काम करते हैं। ये टीएसएच जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड जो थायराइड फॉलिकल्स है इसके ऊपर आता है। जब ये थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आएगा, थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आएगा तो ये क्या काम करेगा। ये जनाब थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आकर बच्चों, ये आपका टायरोसिन से थायरोग्लोबुलिन बनाता होता है। ये क्या बनाता है आपका, टायरोसिन से आपका एक तरह का थायरोग्लोबुलिन बनाता है। आपने कहना है कि ये थायरोग्लोबुलिन बन गया, इसका ये काम होता है। अब अभी तक मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का मतलब कि थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। जब थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो टीएसएच की प्रोडक्शन होगी एंटीरियर पिट्यूटरी से। टीएसएच जो होगा वो थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आएगा। थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आके जनाब आपके एक तरह के थायरोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन करवाएगा। जब ये थायरोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन हो जाती है तो आपकी फिर क्या होती है, एक तरह की T3 T4 की प्रोडक्शन होती है। आप ये कह सकते हो कि मैकेनिज्म एक्शन चलता कैसे है। सबसे पहले थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन चलता है, फिर आपका टीएसएच प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, फिर आपके थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर मैसेज और T3 और T4 की प्रोडक्शन हो रही होती है। ये जनाब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक हो गया। इस तरह ये सारा रिलीज हो रहा होता है। अभी देखिए हम कि अगर आप देखें हाइपोथैलेमस से क्या है, थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आया, फिर क्या हुआ टीएसएच हार्मोन, उसके बाद थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर है और क्या हुआ T3 T4 हार्मोन। अब देखिए अगर किसी बंदे के अंदर अगर T3 T4 हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा है तो ये T3 T4 हार्मोन थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन को कहेगा नहीं कि यार तुम्हारी मेहरबानी में बहुत ज्यादा मुझे कम पैदा किया जाए। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये T3 T4 जो बड़ा हुआ होगा ये खुद जाएगा और इसको इनहिबिट कर देगा। तो एक तो होता है कि T3 T4 इटसेल्फ अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात आप लोगों ने देखनी है, दूसरा क्या होता है देखें। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन और उसके बाद आपका मतलब कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है और ये दोनों एक दूसरे के एनालॉग होते हैं। ठीक हो गया। अब ये और दूसरा हमने देखा था कि यार कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर फॉर एग्जांपल थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन ही आपके प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन ही आपकी प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो प्रोलैक्टिन इटसेल्फ कहेगा आपके थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन को मैसेज देगा विद द हेल्प ऑफ डोपामिन, और ये कहेगा कि यार इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया। तो उस वक्त भी T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो सकती है। लेकिन वो और चीजें हैं। अभी तक हम पता चल गया कि T3 T4 की प्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से टीएसएच रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ से टीएसएच रिलीज होता है, थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आता है, थायराइड फॉलिकल से T3 T4 की प्रोडक्शन होती है। इस तरह। लेकिन ये T3 T4 की थायराइड फॉलिकल से किस तरह प्रोडक्शन होती है ये अभी हमने डिस्कस करना है कि इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे ही टीएसएच हार्मोन आपके थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आता है तो आपके एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। ठीक हो गया। ये टायरोसिन आपके एक सब्सटेंस बना देता है जिसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। तो आपने कहना है कि टायरोसिन सबसे पहले जिस सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है उसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है। थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये चेंज हो गया। अब देखिए बच्चों, ये जहां पर ये चेंज हो रहा है ये थायराइड के फॉलिकल्स हैं। ये थायरोग्लोबुलिन जो होता है वो थायराइड के फॉलिकल से जनाब आपके ल्यूमन के अंदर आता है। थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये ल्यूमन्स के अंदर आ गया। अगर ये ल्यूमन हम देख लें, ये जनाब आपके ल्यूमन के अंदर आ गया। एक ये तरीका है। ये आपका थायराइड फॉलिकल्स है, ये आपका एक तरह का थायराइड फॉलिकल्स है, ये आपका ल्यूमन है। ल्यूमन के अंदर थायरोग्लोबुलिन आ गया। अब आगे की जो बातें होती हैं वो बच्चों कुछ इस तरह होती हैं कि आपका सोडियम और आयोडाइड
क्या होता है आपका सोडियम और आयोडाइड, ये दोनों आपके ब्लड से आपके क्या काम करते होते हैं, ये जनाब आपके ब्लड के आपके थायराइड फॉलिकल्स के अंदर आते हैं। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर जनाब आपका आयोडाइड आ गया। जैसे ही आयोडाइड फॉलिकल्स जो होता है थायराइड फॉलिकल्स के अंदर वृद्धि है विद द हेल्प ऑफ कोल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया। अब जैसे ही आया, जैसे ही इधर आता है तो इधर से जनाब ये अब क्या होता है, ये जनाब आपके थायराइड के फॉलिकल से जनाब आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके एक तरह का ल्यूमन के अंदर। वो एंजाइम जो कि जनाब इसको जब ल्यूमन के अंदर जाता है, इस यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर चेंज करता है। अब ये जो आयोडीन हो गई, ये प्रोसेस जब ये आयोडाइड आयोडीन के अंदर चेंज होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए आयोडाइड आयोडीन के अंदर चेंज हुआ, ये आयोडीन फिर क्या होगी, ये आपके ल्यूमन से आपके ल्यूमन के अंदर आ गई फॉलिकल से। जैसे ये ल्यूमन के अंदर आती है तो फिर क्या होती है, ये जनाब आपकी आयोडीन क्या होती आयोडाइड आयोडीन क्या होती है जनाब आपका थायरोग्लोबुलिन के साथ लग जाती है। वो प्रोसेस जो इसके साथ लगाता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। फिर कई आयोडीन जो होती है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ लगना शुरू हो जाती है, कई आयोडीन होती लगती हैं, उसको फिर हम कहते हैं कपलिंग। ठीक होगा, ये कपलिंग रिएक्शन होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यार ये थायरोग्लोबुलिन जो था, ये अगर थायरोग्लोबुलिन था, इसके अंदर कई आयोडीन जो है वो लगना शुरू हो गई, इसके अंदर कपलिंग रिएक्शन हो गया। इसके आगे क्या होगा, फिर इधर से आपका ये थायरोग्लोबुलिन है, ये अगर थायरोग्लोबुलिन है, अगर ये जनाब आपका एक तरह का टी मतलब के आपका T3 T4 लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, मतलब कि एक तरह का T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T2, यहाँ पर T2, ठीक हो गया। इसके नतीजे में क्या होगा, आपके T3 और T4 की प्रोडक्शन होती है। ये T3 T4 क्या होगा, आपका थायरोग्लोबुलिन के साथ लगा होगा। अब यहाँ तक का कोई बच्चा जिसको समझ ना आए वो बंदा पूछ सकता, फिर हम आगे जाते हैं। अभी मैं इसको दूसरे तरह भी बता देता हूँ। एक मिनट, फिर हम इधर आते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि ये थायराइड फॉलिकल्स है, ये थायराइड फॉलिकल्स है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये थायराइड फॉलिकल्स है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या होता है आपका एक तरह का ये टायरोसिन बनता है। टायरोसिन से क्या बनता है, आपका थायरोग्लोबुलिन बनता है। ये थायरोग्लोबुलिन फिर क्या होता है, फॉलिकल से कहाँ जाता है, आपके ल्यूमन के अंदर आता है, ये थायरोग्लोबुलिन इधर आ गया। फिर हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि इस तरह होता है कि ये जनाब आपका सोडियम और आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जरिए ये ब्लड है, ब्लड से ये कहाँ जा रहे हैं, आपके एक तरह का थायराइड फॉलिकल्स के अंदर जाते हैं। ये जनाब यहाँ गए, ये आयोडाइड है, आयोडाइड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसने कहा, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम ने। और ये क्या बन गया आपका, फिर ये आयोडीन बन गया। ये आयोडीन कहाँ चला गया, आपके ल्यूमन के अंदर चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें, ये थायरोग्लोबुलिन के साथ लग जाता है, जब ये लगता है इसको हम ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। अब फिर कई थायरोग्लोबुलिन होते हैं, आपके आयोडाइड आयोडीन होते हैं, वो थायरोग्लोबुलिन के साथ लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक होगा। जब कई लगते हैं तो इसको हम कहते होते हैं और कपलिंग, ठीक हो गया। अब देखें ये कपलिंग होना शुरू हो जाती है, कई तरह का रिएक्शन लगा और ये कपलिंग रिएक्शन हो गया। कपलिंग हो गया, ऑर्गेनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये तीनों प्रोसेस कौन करवाता है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। कल हमने डिस्कस किया था, प्रोपाइल थायरोयूरासिल जो किसको इनहिबिट करता था, और मिथामीजोल जो किसको इनहिबिट करता था। यहाँ पर देखें, मिथामीजोल प्रोपाइल थायरोयूरासिल क्या काम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ जी, थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, T3 T4 बन जाता है। ये T3 T4 क्या काम करता है, फॉलिकुलर ल्यूमन से फिर ये जनाब आपके सेल के अंदर आता है। जैसे ये सेल के अंदर आता है तो ये क्या होता है, एंडोसाइटोसिस हो जाती है। यहाँ पर आपके एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीएजेज एंजाइम। ये प्रोटीएजेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता होता है, ये प्रोटीएजेज एंजाइम ये काम करता है, ये जनाब आपके थायरोग्लोबुलिन को सेपरेट कर देता है। क्या करता है, एक तरह का थायरोग्लोबुलिन को सेपरेट कर देता है, किससे, आपके थायरोग्लोबुलिन को सेपरेट कर देता है आपके एम यानी कि एक तरह के T3 T4 से। अब ये थायरोग्लोबुलिन जो सेपरेट इस तरह घूमता है, और T3 T4 जो होता है वो रिलीज हो जाते हैं, और ये ब्लड से सेल से आपके ब्लड के अंदर आते हैं। इस तरह T4 और T3 की प्रोडक्शन होती है। ब्लड के अंदर T4 की प्रोडक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू T3, ये आपने याद करना है। ब्लड के अंदर T3 की जो T4 की जो प्रोडक्शन होती है वो आपके ज्यादा होती है। अब देखें बच्चों, जो एक्टिव है वो T3 है। जब ये पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जाती है, पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जब जाएगी तो वहां पर आपका T4 जो होगा वो T3 के अंदर चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा यानी कि डिओडीनेज एंजाइम, ठीक हो गया। आपने कहना 5 डायोडीनेज जो एंजाइम होगा वो जनाब इसको T4 को T3 के अंदर चेंज करता है। कल हमने एक ड्रग यूज की थी, जो हमने करा पढ़ा था
कि हाँ जी ना 5 अल्फा डेओक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। वो ड्रग का नाम क्या था? प्रोपाइल थायरोयूरासेल। ये इनहिबिट करती होती थी। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर ये इनहिबिट कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर आपको फिजियो अच्छी आती, फार्मा आपकी बिल्कुल क्लियर हुई। यहाँ पर वो सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आपने बाद में डिस्कस किए थे यहाँ पर हुए होंगे। तो अब देखें T4 T3 की प्रोडक्शन को क्या करती है? इनहिबिट करती है और ये T3 बना और ये जनाब प्रीफर टिश्यूज के ऊपर जाकर एक तरह का एक्ट कर रहा होता है। इसके बाद क्या होता है? जब T3 T4 जो होती है ब्लड के अंदर आती है तो यहाँ पर आपकी एक बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये T3 T4 थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाती है। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आपकी थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है? फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के अंदर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक हो गया? आपकी जब आप ओसीपीज लेते हो तब आपका थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे को भी तो देनी होती है ना T3 T4 क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर T3 T4 की जरूरत ज्यादा होती है इस वजह से। लेकिन अगर किसी बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो प्रोटीन जो होगी वो यूरिन के अंदर लॉस होगी तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इटसेल्फ भी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से लीवर सिरोसिस है क्योंकि थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होती है वो लीवर से पैदा होती है। जब लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन पैदा ही नहीं होगी। उस वक्त भी ये क्या होगा? एक तरह का लेवल इनका कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक होगा? ये जनाब आपने अपने माइंड में रखनी है बातें। अभी तक मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, इसकी रिलीज किस तरह होती है, ये सारा कुछ। फिर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं कि इसका फंक्शन क्या। अभी मैं स्पीड के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? आपका थायराइड से आपके हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होता है। इसके बाद ये जनाब आपका थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आता है। थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर आकर जनाब आपका ल्यूमर बनता है और फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं। फॉलिकल के सेल्स के ऊपर आकर ये टायरोसिन को थायरोग्लोबुलिन के अंदर चेंज करता है। ये थायरोग्लोबुलिन ये जनाब फॉलिकल से जो है फिर आपके ल्यूमर के अंदर जाता है। उतनी देर में सोडियम और आयोडाइड जो होता है वो जनाब आते हैं, वो जनाब आके आपके फॉलिकल्स के अंदर आते हैं, फिर आपके ल्यूमन के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम आयोडीन के अंदर चेंज हो जाता है। फिर वो थायरोग्लोबुलिन जो पहले ही आपके ल्यूमन के अंदर है वो आयोडीन के साथ लगती है। इस प्रोसेस को आपको कपलिंग कहते हैं, सॉरी ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। फिर वहां पर और ज्यादा बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है, मोनो आयोडो डाई आयोडोथायरोनिन बनना शुरू हो जाती है। फिर ये T3 T4 की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से जनाब आपकी एक तरह की ऑर्गेनिफिकेशन होती है। फिर ये एंडोसाइटोसिस दोबारा होती है। एंडोसाइटोसिस जब दोबारा होती है तो T3 T4 वो जनाब आपकी थायरोग्लोबुलिन के साथ लगी हुई है। लेकिन सेल के अंदर आपको एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीएजेस एंजाइम कहते हैं। ये T3 T4 को आपके थायरोग्लोबुलिन से सेपरेट कर देती है। अब यही T3 T4 जो होती है ये ब्लड के अंदर आती है। जब T3 T4 जब ये ब्लड के अंदर आती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है। ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होती है ये ब्लड के अंदर मिल जाती है और प्रीफरल टिश्यूज की तरफ जाती है। जब ये प्रीफरल टिश्यूज की तरफ जाती है तो T4 का लेवल T3 से ज्यादा होता है। प्रीफरल टिश्यूज के अंदर जाकर T4 जो होता है वो T3 के अंदर चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा डेओक्सिडेज एंजाइम। और वो ड्रग जो कि 5 अल्फा डेओक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है उस ड्रग का नाम होता है प्रोपाइलथायरोयूरासेल। और वो ड्रग जो कि जनाब आपकी आपकी थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिफिकेशन उसके बाद कपलिंग, उन ड्रग्स का नाम होता है मिथामिजोल। उसके बाद क्या होता है आपके एक तरह का प्रोपाइलथायरोयूरासेल ये हम देखते होते हैं। अब ये सारा कुछ हो गया। अब देखें वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जब थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ सकता है, ओसीपीज के अंदर लग सकता है। और वो फैक्टर जिनके अंदर कम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम लीवर सिरोसिस के अंदर कम हो जाता होता है। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आए वो बंदा पूछ सकता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि हाँ जी जनाब इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखें बच्चों यहाँ पर थायराइड प्रोड्यूस ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 एंड T4 थायरोक्सिन होता है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। follicles of thyroid 5-deoxygenase convert T4 to T3 in peripheral tissues हम लोगों ने किया हुआ है। peripheral conversion is inhibited by glucocorticoid beta blocker propyl thiazolidine। बीटा ब्लॉकर भी इनहिबिट करती है ग्लूकोकॉर्टिकोइड और आपके propyl thiazolidine इनहिबिट करती होती है। reverse T3 is metabolic inactive byproduct of peripheral conversion of the T4 and its byproduction is increased by growth hormone glucocorticoid hormone। अगर आपकी T4 T3 के अंदर चेंज नहीं होती तो ये क्या है? ये जनाब आपकी एक तरह की इनएक्टिव फॉर्म होती है। और ये इनएक्टिव फॉर्म को ज्यादा कौन करता है? वो आप लोगों को पता है बीटा ब्लॉकर हो गया, उसके बाद प्रोपाइल थायरोयूरासेल हो गया और उसके बाद स्टीरॉइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
फंक्शन ऑफ थायराइड क्या होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या होता है, थायराइड पर इंक्लूड ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन एंड कपलिंग ऑफ मोनोआइडोथायरोनिन, वही बात आ गई डायआइडोथायरोनिन, इनहिबिटेड बाय प्रोपाइलथायरायूरोसामिथामिजोल, उसके बाद हो जाता है डीआईटी मिलकर T4 बनाते हैं, डीआईटी एमआईटी मिलकर क्या बनाते हैं आपका T3 बनाते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें फॉर एग्जांपल, अगर आप जब आप बहुत ज्यादा आयोडाइड ले लें, एक बंदा उसने बहुत ज्यादा आयोडीन ले ली, लेकिन उसका थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो वो काम नहीं कर रहा। अगर किसी बंदे का थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम से इतना काम नहीं करेगा, तो मुझे ये बताया कि आयोडाइड आयोडीन के अंदर चेंज होगी, शाबाश ये बताना है। आयोडाइड आपका आयोडीन के अंदर चेंज होगी, जल्दी 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 करें। इवन ताकि बंदे के पास आयोडीन बहुत ज्यादा है, नहीं होगी। जब आयोडीन के अंदर चेंज नहीं होगी तो क्या आपका T3 T4 की प्रोडक्शन होगी? T3 और T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। अगर किसी बंदे के अंदर थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की कमी की वजह से या फिर बहुत ज्यादा आयोडीन होने की वजह से टी थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिट हो जाता है, उसकी वजह से फिर भी आपका T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाए, उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको आपने कहना, जब T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसको आपने कहना होता है कि ये जनाब आपका क्या होता है, उसको आपने कहना है कि आपका वॉल्फ-चिकोफ इफेक्ट है। क्या आपका वॉल्फ-चिकोफ इफेक्ट है, वही बात लिखी हुई है, एक्सेस आयोडीन नंबर लीडर T3 T4 इफेक्ट। अब आ जाते हैं रेगुलेशन, उसके बाद हम फंक्शन की तरफ जाते हैं। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन TSH रिलीज होता है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है उसको स्टिमुलेट करती हैं, ग्रेव डिजीज के अंदर ही होता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ TNH को इनहिबिट किया जाता है, हाइपोथैलेमस TNH को, वही सारी बातें, या T3 T4 ज्यादा होगा तो क्या होगा? टीआरएच को होगा, हाइपोथैलेमस को कहेगा टीआरएच को इनहिबिट कर दे, वही सारा। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन किसमें ज्यादा होगी? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हाई इन प्रेगनेंसी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है? लो इन स्टीरॉयड यूज एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो सारी। ये अंदर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बच्चों इधर नहीं लिखा, बीआरएस की बुक के ऊपर लिखा, वो उधर से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ये बीआरएस की बुक से भी पढ़ाया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। अब आगे आ जाओ, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने देखना हो कि ब्रेन की मैच्योरेशन करवाता है, ठीक है, बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये ज्यादा करता होता है, सोडियम पोटाशियम की एक्टिविटीज को ये ज्यादा करेगा, ठीक हो गया। आपने कहना सोडियम पोटाशियम जो होता है ये जनाब आपका एक्टिविटी को ज्यादा करता है। जब सोडियम पोटाशियम होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है, मेटाबॉलिक एक्शन ज्यादा होता है, ठीक हो गया। आपकी हीट की प्रोडक्शन होती है, ये आपने याद करना है। उसके बाद क्या होगा? आपका ये थायराइड पेरोक्सिड, ये जो थायराइड होता है ये जनाब आपके बीटा 1 रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैसेज देता है। जब बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? आपके हार्ट के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होती है तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या काम करवाता होता है? ये जनाब आपके ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करवाता है। ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कैसे ज्यादा करवाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लिपोलाइसिस करवाएगा, ठीक होगा। ये सारा कुछ इसके अंदर काम करवाता है। ब्रेन की मैच्योरेशन करवाता है, बोन की ये ग्रोथ करवाता है प्रॉपर। देखें बोन मैच्योरेशन, ये चीजें अब बोन मैच्योरेशन, ग्रोथ, ब्रेन मैच्योरेशन, उसके बाद बीटा एडी बीटा वाली रिसेप्टर्स कार्डिक आउटपुट ये हमने किया। बेसल मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन ये भी हम लोगों ने किया। उसके बाद क्या होता है? ये बीएसआर को ज्यादा करवाता है, क्योंकि ग्लाइकोजिनस ग्लूकोनियोजेनेसिस के लेवल को ज्यादा करवाएगा, लिपर्स को तोड़ेगा, स्टिमुलेट सर्फेक्टेंट इन बेबी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद कर लीजिएगा। ये था आपका थायराइड। थायराइड के अंदर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, शाबाश। उसके बाद हम पैराथायराइड हार्मोन की तरफ आते हैं।